रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रोमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. तेज रफ्तार वक्त, इसके सर पर दौड़ते कदम, बदलते दिन, तब्दील होती तारीखें। लगता है वक्त की तेज रफ्तारी से खासी शिकायत है तुम्हें। नहीं, कम से कम अभी तो नहीं है, क्योंकि अगर वक्त ने तेजी से पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक का सफर तय न किया होता तो हमारी आपसे मुलाकात कैसे होती? हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। ये वक्त की ही मेहरबानियां हैं कि हम अपने सभी सुनने वालों के रूबरू हैं। दोस्तों, आप सबको सलीमा और अरशद का सलाम पहुंचे। वैसे तुमने जाने अनजाने में एक बड़ा अहम मुद्दा छेड़ दिया अरशद। वो कैसे? देखो, वक्त को महज एक लफ्ज या एक शब्द की शक्ल में देखो तो शायद घड़ी की घूमती हुई सुई के अलावा कुछ भी नहीं है ना? लेकिन जरा गहराई से सोचो तो जिंदगी है वक्त, जिसमें आती जाती हर सांस वक्त ही तो है। बेशक इंसान का सबसे बड़ा सरमाया, इसकी सबसे बड़ी पूंजी वक्त है। मगर सच तो ये है कि हम अक्सर इससे बचकर निकल जाते हैं, इससे आंखें चुराते हैं और इसकी हकीकत को तब पहचानते हैं जब या तो ये हाथों से फिसल चुका होता है या फिर हमसे दूर निकल चुका होता है। लेकिन वो जो वक्त के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं, दरअसल वही कामयाबी की नई मंजिलें तय करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश भी यही रहती है कि ऐसी उन सभी घटनाओं पर नजर रखें जो हमें समय के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने का मौका दे, अवसर दे। फिर देर ज्यादा किए हुए बगैर हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो दृष्टिहीन बच्चों की जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगी। द काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने फैसला किया है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अब अपने एग्जाम्स के दौरान कंप्यूटर्स और ब्रेल कीबोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि वो बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सकें। इससे पहले विकलांग छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था और साथ ही रीडर कम राइटर को साथ रखने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन अब इस तब्दीली के बाद स्टूडेंट्स को और भी आसानियां होंगी। देखा अरशद, यही छोटे छोटे कदम हैं जो दुनिया को एक बेहतर कल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको लिए जा रहे हैं जॉर्ज अब्राहम के पास, जो एक बेहद टैलेंटेड मैंडोलिन प्लेयर की जिंदगी, उनके स्ट्रगल, उनकी कामयाबी वगैरह वगैरह पे बातचीत करेंगे। लेकिन ये आवाज सुन रही है? अरे हाँ, बड़ी अच्छी सी आवाज आ रही है। नहीं, कौन सी आवाज सुन रही? मेरी नहीं ना, तुम्हारी आवाज अच्छी कहाँ है? सुरीली आवाज की बात कर रही हूँ। हाँ, तो फिर चलते ना भाई। वाव, नमस्कार मनोज, आप ये संगीत के शौक के बारे में बताइए। आपका ये शौक कैसे शुरू हुआ? सर, मैं हैप्पीएम स्कूल फॉर द बैंड से सीखा हूँ। मैं मैंडोलिन की शिक्षा जो है 1992 से ले रहा हूँ। तो मुझे मैंडोलिन सीखने में करीब 40 दिन लगे। करीब 6 हफ्ते में मैं पहली गत मेरी कंप्लीट हुई, मतलब। तो तभी से मुझे कुछ ऐसे लगे कि संगीत में कुछ कर सकते हैं। और मैंडोलिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो बहुत कम ऐसे लोग यूज़ करते हैं। तभी मैं 8वीं कक्षा में था। 10वीं तक हमको संगीत था वहीं पे। फिर बाद में मैं 10वीं तक ही मेरा क्वालिफिकेशन है। 99 में जो मुझे ऑर्केस्ट्रा में पहला ब्रेक मिला और मेरी पहला जो सॉन्ग था मेरे महबूब, जो किशोर कुमार गाया है, उस सॉन्ग के लिए मैंने पहले परफॉर्म किया मैंडोलिन के ऊपर। तो 99 से अभी 2005 तक मैं अभी करते आ रहा हूँ। आगे जाके मुझे बहुत ऐसे छोटे जो बच्चे हैं
मैंडोलिन की तरफ बहुत एटलीस्ट बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि गिटार करो, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि गिटार करो। मैंडोलिन में जो कुछ करना है मैंडोलिन में करना है बस। ये जो किशोर कुमार का गाना मेरे महबूब के बारे में जो अभी आपने बताया, वो धुन जरा बजा के सुनाएंगे आप? तो पहले इंट्रो पीस मेरा ही था, मेरे साथ जो म्यूजिक डायरेक्टर मंदा रुकजिब थे कीबोर्ड पे, तो मुझे उन्होंने पहले बोला था तुम इतना ही बजाओ, तो मैं बजा के दिखाता हूँ। तो बस इतना मैं बजाता हूँ। इसके बाद मेरे पास इतना ही पीस था, तो मुझे पहले बहुत डर लगता था, बोले कैसे हो जाएगा। तो नोटेशन पहले निकाला मैं, तो नोटेशन के हिसाब से बराबर 5 मिनट पहले मैंने उंगली वहीं पे रखी थी, बोले कुछ गलत ना हो जाए। तो मुझे फिर आगे बढ़ते बढ़ते शो मिलते गए, फिर कॉन्फिडेंस आते गया फिर। तो अभी मुझे मैंडोलिन इतना कुछ नहीं लगता है, बहुत फ्रीली बजाता हूँ मैं। तो मनोज, ये मैंडोलिन और गिटार में क्या फर्क है? गिटार में इतना फर्क है, मैंडोलिन में मैं आपको 2-3 फर्क बोलता हूँ। मैंडोलिन में 8 स्ट्रिंग रहते हैं, गिटार में 6 रहते हैं, 12 स्ट्रिंग पे रहता है, लेकिन गिटार का ट्यूनिंग अलग होता है। अब मैंडोलिन का ऐसे म सा प सा, ये मैंडोलिन का हो गया। गिटार का जो होता है सा म नी ग प सा, ये 6 ट्यूनिंग होते हैं। तो गिटार का बस इतना ही फर्क है। और जो स्क्वायर होता है मैंडोलिन और गिटार के बीच में, उंगलियों के बीच में, 2 उंगलियों के बीच में, तो वो बहुत थोड़ा लॉन्ग रहता है डिस्टेंस। मैंडोलिन में छोटा रहता है, गिटार में लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ इतना ये नहीं है। तो मैंडोलिन में भी आप कॉर्ड्स वगैरह बजाते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैंडोलिन में जितना हो सके उतना खुद का करूँ, मतलब जो दुनिया को मालूम नहीं वो मैं करने के लिए ऐसा मतलब उत्सुक हूँ। तो मैं ऐसे बहुत कॉर्ड ऐसे बजाता हूँ। गिटार के अगर कभी गिटार नहीं रहेगा तो मैंडोलिन पे मैं कोशिश करता हूँ कॉर्ड निकलने की। जो क्रिसमस पे अपन हमेशा गाना गाते हैं जिंगल बेल, तो उसके लिए मैं ऐसे बजाता हूँ, वो मैं कॉर्डिंग में बजाता हूँ। वेस्टर्न स्टाइल हो गया। ये रहा वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न शैली का एक नमूना। इंडियन शैली में कुछ आप सुनाएंगे? जो आपने गाना सुना होगा पता नहीं मुझे, तुम बिन जाओ कहाँ, उसमें 2 एक्चुअली मैंडोलिन का वो बजा नहीं सकते हैं, तो मैं मैंडोलिन का वो पार्ट बजा के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंडोलिन का इंट्रो है उस गाने में, किशोर कुमार का जी का गाना है वो। तो एक साथ वो 2 मैंडोलिन एक्चुअली बजाए, तो इस पे ये मुमकिन नहीं है, मतलब 2 मैंडोलिन के साथ बजाना। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ 1 मैंडोलिन पे बजाने की। ऐसे आपने 1999 से संगीत सीखना शुरू किया है, तो आगे चलकर आपका प्लान्स क्या है? संगीत की दुनिया में आपके किस मुकाम तक आपको पहुंचना है? संगीत में मैं बस मुझे अभी गणपति में मैंने एक कैसेट रिकॉर्ड किया, विघ्नहरा बोल के, जो मराठी कैसेट है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं आगे जाके ऐसे ही मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मौका मिलता रहे, और मैं एक अरेंजर बनना चाहता हूँ, बस ये मेरे ख्वाब है। आपने संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया है और आप मैंडोलिन सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ शोज वगैरह भी कर रहे हैं। इसमें आपका परिवार से क्या सपोर्ट है, क्या सहायता मिलती है? परिवार से हमारे ऐसी कोई बोलते हैं जो परंपरा होती है, मतलब ऐसे हमारे घर में ऐसे कोई नहीं, सबका क्षेत्र अलग है। मेरे पिताजी काम करते हैं हफकिन इंस्टीट्यूट में, तो वो मुझे कभी भी मैं अभी का एग्जाम्पल बोलता हूँ, कल मुझे मैंडोलिन के लिए तार नहीं था, तो आज सुबह वो चले गए, 4 तार मुझे उन्हें ला के दिया, फिर मैं तार लगाया और यहाँ पे आया, नहीं तो मैं आ नहीं सकता था। तो ऐसे छोटे छोटे बात पे वो मुझे सहयोग करते हैं ऐसे। तो घर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मुंबई जैसे बड़े शहर में आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा? कोशिश जो रहेगी सर, कोशिश बहुत, मतलब मैं हारना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा है कि मैंडोलिन में अभी साइटेड जो व्यक्ति है तो वो है, ब्लाइंड में तो मुझे अभी ऐसा कोई नज़र ना आ रहा है। ब्लाइंड में ऐसा मैं नाम कमाऊँ, ऐसे मुझे बहुत इच्छा है। हर एक ने मुझे कहा कि तुम गिटार करो, गिटार में इतना मार्केटिंग है। मैं मार्केट के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे हॉबी एक मेरी खुद के लिए सेटिस्फाई, मैं समाधानी हूँ मैंडोलिन के ऊपर।
ये जो मराठी कैसेट के बारे में आपने बताया, ये कुछ गाने थे या आपने संगीत इंस्ट्रूमेंटल था? जो हाँ, गणेश जी का जो सॉन्ग थे, 9 सॉन्ग थे, उसमें एक आरती थी और एक कव्वाली टाइप हमने बनाया था। तो सब सॉन्ग ही थे, मतलब भक्ति गीत ऐसे बोलते हैं। तो एक कव्वाली टाइप था, विट्ठल उमप जी है अपने लोक संगीत के, उन्होंने गाया। शकुंतला जाधव जी है, उन्होंने भी गाया हमारे साथ कैसेट में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ काम करने का और खुश हूँ मैं। और ये साल मुझे शायद लग रहा है कि साल के आखिर तक मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो मनोज, जाते जाते आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे? अपने शायद रेडियो पे जो जसवंत सिंह जी जो है, अभी ये दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनके मैंडोलिन पे धुन बहुत फेमस है, तो वही धुन में बजाने की कोशिश करता हूँ। भाई मनोज यादव जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को खुशनुमा बनाया। साथ ही आपकी धुनें ये पैगाम भी दे गईं कि जिंदगी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिया जाए। तो क्या बात है। और अब चलें एक ऐसे शख्स की जिंदगी में झांकें जिसके लिए उसका गोल, उसका एम सब कुछ था और जिसने तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसे हासिल किया। हम बात कर रहे हैं BS वेंकटेश की, जो कि दृष्टिहीन हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं और जिनके इंस्पायरिंग जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं टीवी और थिएटर के जाने माने अभिनेता विनोद नागपाल। डॉक्टर BS वेंकटेश, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि मौका दिया जाने पर दृष्टिहीन इंसान भी असंभव को संभव कर दिखा सकता है। जुलाई 1964 को बेंगलोर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर वेंकटेश को अचानक दृष्टि चले जाने के कारण अपनी पढ़ाई को केवल 10 वर्ष की आयु में ही बीच में छोड़ना पड़ा। उस समय उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें अपनी पढ़ाई फिर शुरू करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल और कॉलेज में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो भेदभाव के शिकार भी हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अर्थशास्त्र में MA की पढ़ाई पूरी की। इसके बावजूद उन्हें 8 साल बिना नौकरी के गुजारने पड़े। उन्होंने प्रयास जारी रखा और लेक्चररशिप की कठिन परीक्षा पास कर वो कर्नाटक सरकार द्वारा फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में नियुक्त किए गए। वर्ष 2002 में उन्होंने बेंगलोर विश्वविद्यालय से अपनी PhD की डिग्री हासिल की और वर्ष 2003 में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आज डॉक्टर वेंकटेश बेंगलोर विश्वविद्यालय में MPhil और PhD छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही एक सुखी विवाहित जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद नागपाल। प्रेरणा से भरी इस कहानी के बाद चलिए आपको घुमा लाएं। कल ही तो आप कह रही थी कि मैं जरा सा घूमा हुआ हूँ। हाँ, तो इसमें कोई शक है? लेकिन यहाँ वो वाले घूमने का मतलब नहीं है। यहाँ घूमने का मतलब है ट्रैवलिंग से, सफर से। तो फिर चलते हैं ना, चलिए कहाँ चलना है? हाँ, ऐसे चलते हैं। अरे भाई, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन कैसी तैयारी? अरे सब्र करो अरशद, वही तो बता रही हूँ। दोस्तों, आज हमारे एडवाइस सेक्शन में हमारे साथ हैं एक NGO समर्थित के सेक्रेटरी एंड फाउंडिंग पार्टनर संजीव सचदेव, जो कि फिजिकली चैलेंज लोगों के जीवन में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। खुद एक बहुत ही इंथ्यूजियास्टिक ट्रैवलर हैं और ये हमें बता रहे हैं कि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में ट्रैवलिंग के लिए तैयारियां कैसे करें। संजीव, दृष्टिहीन लोगों के लिए आप किस तरह के डेस्टिनेशंस रेकमेंड करेंगे और क्यों? मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि स्वतंत्रता से जहाँ भी कहीं घूमना चाहे। तो मैं कुछ एक किसी पर्टिकुलर संदर्भ में उनको बांधना नहीं चाहूँगा। जहाँ उनकी इच्छा हो, हिस्टोरिकल, कल्चरल, हेरिटेज और टूरिस्ट इंटरेस्ट के जो भी प्लेसेस हैं, जहाँ भी वो जाना चाहें वहाँ उनको जाना चाहिए। सबको अधिकार है प्रकृति का, अपने देश की धरोहर का,
दूसरे देशों की धरोहर का, संस्कृति को जानने का। और टूरिज्म एक सिर्फ घूमने का ही पर्याय नहीं है, टूरिज्म है एक दूसरे से कोमिंगल करने का और एक अपनी जो संस्कृति को जानने का और अपने आप को उससे क्या कहते हैं दूर नहीं रखना चाहिए। हर चीज का टूरिज्म एक तरह से थेरेपी की तरह भी कार्य करता है। बुकिंग कराने से पहले एक दृष्टिहीन व्यक्ति को किन किन सुविधाओं, किन किन चीजों के बारे में पूछ लेना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ऐसा होटल्स में या ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो विजन इम्पेयर्ड व्यक्तियों को जैसे सुचारू रूप से चलने में समर्थ करता हो, जैसे लो विजन पर्सन्स के लिए कलर कंट्रास्ट की सुविधा या फ्लोर स्लिपरी ना हो। सिर्फ आप जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये होटल्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर जाके ओरिएंटेशन के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन वंस यू आर ओरिएंटेड इन दैट एनवायरनमेंट, आई थिंक जैसे आप दूसरी किसी जगह पर हैं वहाँ पर भी आपको उस होटल में भी वैसा ही लगेगा। संजीव, एक और बात कि क्या डिसेबिलिटी एक्ट टूरिज्म और ट्रैवलिंग एक्सेसिबिलिटी इश्यूज को कवर करता है? अगर हाँ, तो लोग इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है उसमें सेक्शन 44 to 46 वो बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की इन द बिल्ट एनवायरनमेंट एंड इन ट्रांसपोर्टेशन। और जब भी आप ट्रेवल की बात करते हैं, ट्रेवल का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पर गए उसको आपने एंजॉय किया, उसमें कुछ 4 मुद्दे आ जाते हैं। पहली बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, दूसरी बात आती है एकोमोडेशन की, तीसरी बात आती है आपके टूरिस्ट साइट्स की, वो भी बिल्ट स्ट्रक्चर में आते हैं, चौथी बात आती है पैकेजेस की। तो एक सही बिल्कुल साफ रूप में टूरिज्म को ऐसे नहीं लिखा गया है, लेकिन बिल्ट एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं कि होटल्स की हम बात करते हैं, रोड्स की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से ये सभी चीज़ें कवर्ड होती हैं। तो जब भी आप पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या लो विजन उस चीज़ के लिए जाना चाहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं कि बसेस में अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, या रेलवेज में इस तरह ब्रेल में साइनेजेस नहीं है, या ऑडिटरी क्लूज नहीं है, या टेक्सचुअल क्लूज नहीं है। इस माध्यम से आप डिसेबिलिटी एक्ट को टूरिज्म के लिए अपने यूज में ला सकते हैं। एक ट्रैवलर के रूप में आप दृष्टिहीन सफर करने वाले लोगों को कौन कौन से टिप देना चाहेंगे ताकि उनका हॉलिडे ज्यादा मजेदार और परेशानियों से मुक्त हो? सबसे पहले तो आप जब ट्रैवल का मूड बना चुके हैं तो अपने आप को रिलैक्स मूड में बिल्कुल फ्री रखिए। सेकेंडली, प्लान योर जर्नी इन एडवांस, ताकि आप किसी अगर फ़ोन के माध्यम से जो टूरिज्म सेंटर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पर एकोमोडेशन ठीक है, वहाँ से टूरिज्म साइट्स का डिस्टेंस कितना है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेब पे एक्सेस कर सकते हैं उस पर काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मटेरियल होता है, जिससे टैक्सीज के रेट्स भी अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर कि इतने किलोमीटर, और टैक्सी के नंबर्स भी रहते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस के जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, कंप्लेंट के जो नंबर्स हैं, सजेशंस के जो नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। अगर आप टूरिज्म सेंटर से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अपने ट्रेवल एजेंट से ले सकते हैं। अपने टिकट्स वगैरह आप पहले एडवांस करके रखिए। आप ये चेक करने की कोशिश करिए कि क्या उस जगह पर कुछ ब्रेल में इसके बारे में रिटन टेक्स्ट लिटरेचर उपलब्ध हो सकता है क्या उनको। ये एज ए ट्रेवल एंथुजियास्ट आई विल से कि पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट दे शुड आस्क फॉर इट, कि अपने अधिकार के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये विजन इम्पेयर्ड एक बहुत बड़ा मार्केट है। टूरिज्म सेक्टर से ये कहें कि हमें रिटन टेक्स्ट में या ऑडिबल कैसेट्स के अंदर या ब्रेल के अंदर जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जितनी मेरी लोगों से बातचीत हुई है, कि उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में या उस सिटी के बारे में उनके पास पहले से मटेरियल हो, तो एक जाने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि उस जगह का आपका ओरिएंटेशन जो हो जाता है उस एरिया के बारे में, वो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, एक आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमेशा आपके अपने साथ रखिए। आपको कहीं पे भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आप जहाँ पर भी हैं, कहीं दिल्ली से बाहर हैं, आप वहाँ पे प्रयास करिए कि ये एक फ़ोन आप घर पर रखें। ये मेरा एज ए ट्रैवल एंथुजियास्ट, या जैसे हम लोग ट्रैवल किया है, आप अपने घर को भी इन्फॉर्म रखिए अपने वेयर अबाउट्स के बारे में कि मैं आज यहाँ पर हूँ और कल का मेरा ये प्रोग्राम है, अभी हमारा कुछ चेंज हो गया है। तो आजकल कम्युनिकेशन के मामले में मोबाइल फ़ोन्स हैं, PCOs आपके हर जगह उपलब्ध हैं, तो कनेक्टिविटी आपकी है। आप यू आर इन टच विद योर फैमिली ऑल्सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम।
संजीव, आखिर में मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि दृष्टिहीनों के लिए कौन कौन से ट्रैवलिंग कंसेशंस या रियायतें मौजूद हैं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा रेलवेज में। रेलवेज ने काफ़ी कंसेशंस दिए हुए हैं। सेकंड क्लास स्लीपर में आपको 75% कंसेशन मिलता है, विद एस्कॉर्ट मिलता है। AC 3 टायर में 75% विद एस्कॉर्ट मिलता है। AC 2 टीयर और AC 1 टीयर में आपको 50% कंसेशन मिलता है। एयर के अंदर जो पर्सन्स विद विजन इम्पेयर्ड हैं, आपको बेसिक फेयर के ऊपर आपको पूरा कंसेशन मिलता है, इसमें आपको एस्कॉर्ट को नहीं मिलता है। कई जगह स्टेट रोडवेज में, इंटर स्टेट में भी कंसेशन अवेलेबल है। लोकल जैसे अगर आप कहीं दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर कहीं से आए हैं तो उसमें कंसेशन आपको नहीं मिलता है। कुछ स्टेट्स इसको मान्यता देते हैं, बट टूरिज्म पैकेजेस के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती। ITDC के होटल्स के अंदर आपको 50% का कंसेशन मिलता है। फूड के ऊपर भी 30% कंसेशन की बात थी, लेकिन अभी वो कितना अभी प्रैक्टिकल है वो नहीं मालूम। जो एक्सेसिबिलिटी है, जो होटल्स के अंदर जो है, जो होटल इंडस्ट्री उनको प्रमोट करती है, अब एक नियम भी बन गया है कि एक्सेसिबिलिटी कुछ टेक्सचरल क्लूज के मामले में और ऑडिबल क्लूज के मामले में फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। एक्सेसिबिलिटी एक क्राइटेरिया भी बन गया है, तो उसमें भी आपको होटल्स में भी कुछ होटल्स भी आपको इसमें कंसेशन देते हैं। जहाँ तक एयर की मैं आपको बात बता रहा था, उस पर इंडियन में और जेट एयरवेज में आपको कंसेशन मिलता है। पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट को पूरा उसका 50% आपको कंसेशन मिलता है पर पर्सन, जो है अपना आपको एस्कॉर्ट को नहीं मिलता है उसमें। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। हमें उम्मीद है कि हमारे वो तमाम दोस्त हॉलिडे पर जाने का इरादा रखते होंगे, उनके लिए ये टिप्स काफ़ी काम आएंगे। मगर हाँ, हॉलिडे पर भी हमें सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि कौन जाने कोई बेहद काम की बात आपके काम आ जाए। पर अरशद, अब क्या किया जाए? भाई, हम तो ये कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मगर जिन बच्चों से मैं तुम्हें मिलवाने वाली हूँ वो खुद तुम्हें हंसाने की वजह देंगे। आओ ना, चलते हैं दबे पांव ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के इस स्कूल में, जहाँ पर अतुल, शिव, सिंटू, अमित, सुमित, विपिन, गोविंद और योगेश बैठे हैं। ओ बाय द वे, ये 1st, 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। हमारी गणित की प्रैक्टिस होती है और सर इसमें हम जोड़, घटा, गुणा, भाग और भिन्न वगैरह सीखते हैं। इससे सर अगर हम कहीं पे भी जाएंगे सर अपना आराम से अपने पैसे गिन सकते हैं और सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कविता याद कर सकते हैं हम, और कहानी, जैसे को कहानी सुना लिया तो प्रोग्राम में तो कहानी भी सुना सकते हैं, इसीलिए हमें हिंदी अच्छा लगता है। ज्ञान देता है जी, कोई नहीं है। कोई नहीं है जी। क्रिकेट, फुटबॉल, कदम ताल, कबड्डी, कई बार रनिंग भी कर लेते हैं बिना बॉल के, मन करता है तो। सहवाग हमारे लिए धोनी, बॉलर में पठान, बैटिंग में धोनी और सहवाग। पिक्चर खाकी, बादल, स्टाइल, चलो एक सुनाए, गोविंदा। अमिताभ बच्चन के सर गाने पसंद है जी। भूमिका चावला, जूही चावला, करीना कपूर, कलाकार, टीचर, गणित टीचर। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती, तब धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री बोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यहाँ मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। हाथी राजा बहुत बड़े, सुन कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चल चल चल। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर भारत कितना प्यारा है। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और अब चलते चलते एपिसोड नंबर 12 के लकी विजेता के बारे में भी तो मैं बता दूं। सवाल था कि शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह की उस फिल्म का नाम बताएं जिसमें नसीर ने एक ब्लाइंड मैन की भूमिका अदा की थी। मैं बताऊं? नहीं भाई, जिन्होंने बता दिया है वो जीत भी चुके हैं। अच्छा, आप जरा सब्र करें। अच्छा, और सुने, सही जवाब था स्पर्श। फिल्म का नाम था स्पर्श। और जो लकी विजेता बने हैं वो हैं हैदराबाद से अनु सीएम। भाई इनाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अलविदा कहने से पहले, यानी कि इस एपिसोड का 22वें एपिसोड का सवाल एक बार आप सुन लें कि चमगादड़ यानी बैट क्या अंधे होते हैं? अपना जवाब हमें इस पते पे जरूर जल्द से जल्द भेजें। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। तो दोस्तों, सलीमा रजा और अरशद इकबाल का एक बार फिर नमस्कार, खुदा हाफिज कबूल फरमाइए। अगले हफ्ते तो मुलाकात होगी ही। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी